अरे साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप कि जंगबंदी जो है पहले वो ख़त्म की जाती है, फिर हमले किए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि जो है इस वक्त उम्मीद ये की जाएगी कि ईरान दोबारा टैंकरों पर हमला ना करे तो ये बरकरार रहेगी। तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? जी अली, देखिए, बुनियादी तौर पर जो सीज फायर हुई है, जिन हालात में हुई है, जितनी फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों तरफ की है, वो तो हम पहले जानते हैं। लेकिन इस वक्त एक न्यू फाउंड जो रियलिज्म दोनों की तरफ है और जो कराना चाहते हैं दोनों ममालिक, अमेरिका सुपर पावर है, प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत प्रेशर है और खासतौर पर नेतन्याहू का। दूसरा प्रेशर ये है कि इलेक्शन आने वाला है। अमेरिकन मोस्टली कन्विंस नहीं है कि ये जंग हमारी थी। बहुत सारे लोग ये कन्विंस नहीं है कि जो पेट्रोल की हमने कीमतें दी हैं और दे रहे हैं महंगा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा था हमारी एक बूंद एक ड्रॉप भी हम उधर से नहीं लेते हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं गुजरता, तो फिर हम तेल की कीमतें क्यों भुगत रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर मिला के प्रेसिडेंट ट्रंप की फौज अभी भी बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, नुकसान हुआ है। नेतन्याहू और इजराइल बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पहले भी डाल रहे थे और अब उनका मीडिया खासतौर पर डाल रहा है कि ये तो डिफीटेड एमओयू है और ये कॉम्प्रोमाइज किस्म का मायदा होने जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट हमें नहीं भूलना चाहिए, तकरीबन 50,000 अमेरिकन ट्रूप्स इस एरिया में अभी भी मौजूद है। अगर आप मिलिट्री पढ़ें कितनी तादाद है दुनिया में, जो 192 ममालिक हैं, तो दिलचस्प बात ये निकलती है कि 192 ममालिक में से तकरीबन 140 ममालिक की जो फौज है वो 50,000 से कम है, जो इस वक्त अमेरिकन फोर्सेस वहां पे मौजूद है। ये हमें याद रखना चाहिए कि कोई इतनी कम फौज नहीं है। वो एक सेल्फ प्रेशर है इन पर कि मैंने फौज डिप्लॉय की हुई है, लेकिन उनका पर्पज नहीं है, तो डिटरेंस भी नहीं हो रही, स्टेट ऑफ होर्मुज भी अपनी मर्जी से ईरान कर रहा है, तो फिर 50,000 फौज क्या कर रही है वहां पे। तो ये मल्टी प्रॉन्ग किस्म के प्रेशर हैं। दूसरी तरफ ये है कि एक चीज ईरान को भी याद रखनी चाहिए। देखिए, वो चाहता है बार्गेन करना स्टेट ऑफ होर्मुज भी, कि जितना मैं स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स करूंगा या ब्लॉकेड रखूंगा, अपनी मर्जी से जाने दूंगा, उतनी ही मुझे बेहतर बार्गेन मिलेगी। लेकिन देखिए, ईरान दो वजह से स्टेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल कर रहा चाहता है। नंबर वन, इकोनॉमी, कि अगर उसको उसके बदले में टॉल मिले, और मेरा नहीं ख्याल वो लॉन्ग टर्म या एवर उसको टॉल में कन्वर्ट करना चाहता है, वो इसको बार्गेन में कन्वर्ट करेगा बाद में। दूसरा, वो अपना एक बफर जोन बनाना चाहता है, स्टेट ऑफ होर्मुज का अपना कंट्रोल रख के, यानी सिक्योरिटी और डिफेंस में उसको हेल्प मिलेगी। लेकिन ईरान को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर वो स्टेट ऑफ होर्मुज ब्लॉकेड किसी तरह या अपनी मर्जी से चलाएगा भी, तो उतना ही ज्यादा मुखालफत मोल लेगा और उतनी ही ज्यादा टेम्पटेशन और अट्रैक्शन होगी अमेरिका को दोबारा पेनिट्रेट या इन्फिल्ट्रेट करने की। तो ये सारे डायनामिक्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से खालिद साहब अभी जो डायनामिक्स चेंज हुए हैं, जो कि अब हमें लग रहा था कि जो इस्लामाबाद एमओयू है उस पर सिग्नेचर के बाद भले ही टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बात हो जाएगी, और जैसे टेक्निकल तर्ज के मुज़ाकरात अब तदफीन रहबर आला की जो तदफीन है उसके बाद से दोबारा शुरू होने वाले थे। आपको लगता है कि शुरू से ही कुछ डिसऑनेस्टी दिखाई गई और बड़ा ही क्रूशल टाइम था जिसके अंदर ये अटैक्स दोबारा शुरू हुए, रहबर आला की तदफीन का मामला था, और जिस वीक प्रोडिक्ट किया जा रहा था कि दोबारा जो टेक्निकल तर्ज के मुज़ाकरात हैं दोनों फरीक़ैन के दरमियान वो शुरू होंगे, उस वक्त इन अटैक्स का होना, इसकी टाइमिंग्स, और क्या आपको लगता है शुरू से कुछ ना कुछ डिसऑनेस्टी रही है बीच में? नहीं, डिसऑनेस्टी तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूं कि दोनों की इस वक्त की काबिलियत जो है वो नहीं है। यानी कि जंग लड़ने के सेंस में मिलिटरीली तो अमेरिका की है, लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दिखाने होते हैं ना जब आप अटैक करते हैं, खास तौर पर उस वक्त एग्जॉस्ट हो चुकी थी दोनों ऑप्शंस। ईरान ने तो वैसे ही डिफेंड करना था और सर्वाइव करना था, अमेरिका ने जाहिर एक ट्रॉफी जीत कर दिखानी थी, वो नहीं हुई। फिर आपने देखा डाइवर्जेंस हो गई। बदनीयती इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी है, और वो इस वजह से है कि नेतन्याहू के लिए ये जो अमन हुआ है टेम्परेरी, चाहे वो अमन और पीस में अप एंड डाउन होता रहता है, तो नेतन्याहू के लिए ये कोई अनईजी नहीं है, ये सुइसाइडल है, ये एक एग्जिस्टेशनल थ्रेट है नेतन्याहू के लिए, इस वजह से कि उसको पता है कि अगर ये अमन हो गया तो मेरा यहाँ पे पॉलिटिकल करियर खराब होगा, क्योंकि उसने इजरायली लोगों को ये कहा था कि मैं इजराइल को सेफ बनाऊंगा ये हमले करके। वो चाहता था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसका बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक मिसाइल सारा एलिमिनेट कर दूंगा, रजीम चेंज तो करूंगा ही करूंगा। तो ये सारे का सारा इसलिए इजराइल के लिए खतरनाक है, खासतौर पर जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो चाहता है कि जंग ऑल आउट जारी रहे, ताकि वो बहाने से हमले करता रहे, खासतौर पर हिजबुल्लाह को, और उससे भी बढ़कर वो चाहता है कि एक मुझे माइलेज ऐसी मिले कि मैं अगले आने वाला अक्टूबर वाला इलेक्शन जीत जाऊं। क्योंकि अगर ये इजरायली
ये समझते रहते हैं कि ये कामयाबी नहीं हुई तो इलेक्शन हार जाएगा और उसके मुकदमे खुल जाएंगे। तो मैं अभी 3 दिन पहले एक सर्वे करवाया चैनल 12 ने, जो इजराइल का चैनल है, उस चैनल के मुताबिक सिर्फ 11% लोग इजरायली समझते हैं कि हमने ये जंग जीती है। दैट मींस 89% नहीं समझते हैं। दूसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तकरीबन 71% इजराइल के लोग इस वक्त समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर इजराइल की इंटरेस्ट के लिए अब एतबार नहीं किया जा सकता। तो ये तो इटसेल्फ डिफीट हुई ना नेतन्याहू की। तो आई थिंक ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इजराइल की इंटरेस्ट कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, नीयतें खराब हैं, वो चाहता है हालात खराब रहे। और आखिरी बात इसके ऊपर वो स्ट्रैटेजी ये कर रहा है, स्ट्रैटेजी वो ये कर रहा है कि हिजबुल्लाह को वो हमला करके हिजबुल्लाह को ड्रैग रखे जंग के अंदर। उसको पता है कि क्योंकि जो एमओयू हुआ है उसके पहले पैराग्राफ में 3 जगह लेबनान का नाम है, तो वो ड्रैग हिजबुल्लाह को करता है ताकि ईरान बीच में दोबारा ड्रैग हो। जब उसको यकीन है कि अगर ये हिजबुल्लाह और ईरान ड्रैग हो गए बीच में तो अमेरिका उसके हक में वो ड्रैग हो जाएगा। तो ये उसको गलत करने के लिए, अगर नेतन्याहू के तो फेवर में है कि वो अपना रोल इसी तरह प्ले करते रहे स्पॉइलर का, और उनके लिए इलेक्शंस में शायद इसमें बेहतरी आए, लेकिन सदर ट्रंप की पोजीशन क्या होगी? मिड टर्म इलेक्शंस करीब है, अगर इसी तरीके से ये जंग जो है वो चलती रहती है तो क्या उनके लिए आगे चलकर मसाइल नहीं होंगे? जी, प्रेसिडेंट ट्रंप का ही तो डिलेमा है एक्चुअली। प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल अब क्लियर हैं कि अगर वो जंग के साथ जाते हैं तो ना सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर दांव पर लगाएंगे, अपनी पार्टी का लगाएंगे, ओवरऑल जो पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग रहते हैं उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म इसलिए जारी है कि तमाम की तमाम जो इस वक्त मखलूक है अल्लाह की, वो डायरेक्टली इफेक्ट हुई है। ऑयल प्राइसेस हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें जो प्लास्टिक हैं, केमिकल्स हैं, एग्रीकल्चर के जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी कीमतें लोगों के सामने नहीं आई, जो ऑयल बेस्ड सारी चीजें होती हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मेरा ख्याल है, अब सीख लिया है, ये लर्न कर लिया है कि मैं अगर इस जंग में रहा तो अपना आप करियर भी डुबाऊंगा। इसी वजह से आपने देखा कि उनकी मिलिट्री कैपेसिटी होने के बावजूद वो अब नहीं शुरू कर रहे। सिलेक्टिवली वो इसलिए करते हैं कि ईरान की लीडरशिप को ये बावर कराना चाहते हैं कि मेरी अभी भी मिलिट्री माइट है, मेरा रिजॉल्व अभी भी है, मैं खौफजदा नहीं हूं, लेकिन वो ऑल आउट नहीं जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा खालिद साहब, बहुत सारे वैसे तजियाकार ये भी कह रहे हैं ऑल आउट जा भी सकते हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड इनएविटेबल है, क्योंकि जिस दलदल में फंस चुका है अमेरिका, उसमें शायद ये अमेरिकी सदर को, डोनाल्ड ट्रंप को, अपनी शख्सियत के मुताबिक ये कदम उठाना पड़े। दूसरी जानिब जो इस वक्त ये दावे किए जा रहे हैं कि हुर्मुज़ पूरी तरह से उनके कंट्रोल में और 800 से ज़्यादा तजारती जहाज़ों पर 380 मिलियन बैरल खाम तेल गुजरा है, और हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो है जिन टैंकर्स को रास्ता दिया जा रहा है, जिन बहरी बेड़ों को रास्ता दिया जा रहा है, वही गुजर पा रहे हैं, और दीगर जो गुजर रहे हैं यहाँ से टैंकर, उन पर हमले हो रहे हैं। इस सिचुएशन में आप किसको देखते हैं कि हु हैज़ द अपर हैंड देयर? देखिए, मिलिटरीली तो मैंने पहले अर्ज किया, और यही मैंने पहले अर्ज किया कि ईरान बेसिकली जितना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करना चाहता है, करता इसलिए है कि उसको बेहतर बारगेन मिले। अगर पार्शियल ट्रैफिक शुरू हो गई तो ईरान को कौन पूछेगा? तो ये इसलिए ईरान वो करना चाहता है। लेकिन ईरान को, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि ये देखना चाहिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत बड़ा प्रेशर है, वो अभी भी सुपर पावर है, खुद इंस्टिगेट ना कर दे, खुद फ्यूल ना कर दे, नंबर 1। जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी मैंने को 2 दिन पहले एक सैटेलाइट पिक्चर देखी, 20 के करीब एयर टू एयर रिफ्यूलर जहाज इस खत्ते में अमेरिका ने फ्रेश डिप्लॉय किए हैं, ओपन सोर्स से मैंने देखी है। 20 एयर टू एयर रिफ्यूलर का मतलब है, रिफ्यूलर ने तो रिफ्यूल करना होता है जहाजों को जंग लड़ने के लिए। तो ये पोस्चरिंग ज़हन में रखनी चाहिए। किसी जगह ईरान को नहीं चाहिए कि थ्रेशोल्ड करे। जो आप कह रहे हैं फुट ऑन ग्राउंड, मेरा मानना है कि नहीं ऐसा हो सकता, पॉसिबिलिटी मेरा तजिया ये कहता है कि नहीं हो सकता, इस वजह से कि जितनी अमेरिका को फुट ऑन ग्राउंड की जरूरत थी जंग के दौरान, जो 39 दिन हुई थी, अब उतनी नहीं है। उस वक्त करके वो खार आइलैंड को कर सकते थे, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था नहीं हो सकती है, और इस वजह से नहीं हो सकती है कि मैं प्रेडिक्शन नहीं करता। मैं एनालिसिस ये दे रहा था कि बहुत ज्यादा पूनी होगी, बहुत ज्यादा बॉडी बैग्स जाएंगे अमेरिका वापस। अमेरिका अपना प्रेशर ये नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ले सकेंगे, लॉसेस नहीं ले सकते अमेरिकन इस तरह के, और खासतौर पर ऐसी जंग जिसके ऑब्जेक्टिव्स अमेरिकन को क्लियर या कन्विंस ही नहीं थे अमेरिकन। तो अभी भी फुट ऑन ग्राउंड का एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, फुट ऑन ग्राउंड का पैराशूट से कमांडोज को उतारना नहीं होता, उन्होंने सस्टेन करना होता है, रीग्रुपिंग करनी होती है, फिर उनकी लॉजिस्टिक चाहिए होती है, उनको सप्लाई चाहिए होती है, उनको कम्युनिकेशन चाहिए होती है, उनको इंटेलिजेंस नेटवर्क चाहिए होता है, उनको वेपन चाहिए होते हैं रेगुलर, ताकि वो एलिमिनेट करें जितनी रेजिस्टेंस है वहां पे। तो उसका होल्ड करके उसको ऑपरेशनलाइज करना है उन्होंने फैसिलिटीज को, जो ऑयल फैसिलिटीज हैं। तो ये नहीं होता कि लैंड करके कोई सेल्फी खींच के भेजनी है कि मेरे जहाज, मेरे ट्रूप्स लैंड करके, उसका नहीं मकसद होता।
उन्होंने दिखाना होता है कि हमने कंट्रोल कर लिया है, फिर कई महीने रखना होता है। आया सामने उसके आइलैंड जो जजीरे और कोस्टल एरिया है वहां पे उनके ड्रोन है सारे, तो अपने ही आइलैंड को वो मारेंगे नहीं जब अमेरिकन से अगर टेक ओवर कर भी लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है टैक्टिकली इंतहाई अनसाउंड और बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा अगर वो किया, मेरा ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। जो करंट सिचुएशन चल रही है ईरान और अमेरिका के मामलात की, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा कोयटा का दौरा किया, जहाँ बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा मशरक़ी हमसाया दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। गुज़िश्ता चंद दिनों में दहशत गर्दी के संगीन वाक़यात हुए, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पिछले 4 दिनों में आज बड़े संगीन वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस फितने में हमारे मशरक़ी हमसाये का भरपूर हाथ है, हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशत गर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशत गर्द मिलकर हमलावर होते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये एक यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशत गर्दी का ख़ात्मा करना है। अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को अजीम अपनी कमाल मेहरबानी से जो इज़्ज़त दी है, वो न सिर्फ दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही, अपनी तरफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का ख़ात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशत का खात्मा नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन अभी जाएंगे एक ब्रेक पर।